हाय गाइज, वेलकम बैक टू जेके एग्जाम क्रैकर एंड मैं हूं अंकुश ठाकुर। एंड गाइज एक और वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं। जैसा कि मैं लास्ट वीडियो में भी आपको बता चुका था दैट के हमने जो ARCS का पेपर है आपका असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो पेपर है उसमें जो आपका GS का पोर्शन है उसमें में जो आपका ज्योग्राफी जो कंपोनेंट है उसके हम आपको MCQs करवा रहे हैं। लास्ट दो वीडियोस आपको ऑलरेडी मिल चुकी हैं एंड आज एक और वीडियो लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। एंड गाइज मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो सेशन भी आपके लिए पहले जैसे वीडियो की तरह अच्छा रहे, आपका स्कोर अच्छा रहे, आपकी प्रिपरेशन जिस लेवल तक की हो गई है रिवीजन आपकी फटाफट से हो जाए। सो यही मोटिव हम रखकर जो है ये वीडियो शूट कर रहे हैं। सो गाइज चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो सेशन। एंड गाइज आज सबसे इंपॉर्टेंट चीज पहले मैं आपको बता रहा हूं दैट वो बच्चे जो मॉक टेस्ट देना चाहते हैं आपके अपकमिंग एग्जाम जो JKSSB कंडक्ट करेगी या JKPSC जो कंडक्ट करेगी वो हमारा ऐप जो है उसको प्ले स्टेशन से डाउनलोड कर सकते हो। आप लोग प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो। एंड गाइज वहां पर JK एग्जाम करके लिख दीजिए, आपको एक ऐप दिखाई देगी, उस ऐप को डाउनलोड कीजिए एंड उस ऐप में जाकर आपको टेस्ट सीरीज आपके जो जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स होंगे उनके लिए मिल जाएगी। अगर नहीं समझ आती है तो यहाँ दिए गए नंबर्स पर कॉल कीजिए एंड शुभम सर से कांटेक्ट कीजिए, वो आपको समझा देंगे कैसे कैसे आपको क्या करना है। ठीक है, सो ये उन बच्चों के लिए जो ज्वाइन करना चाहते हैं। ठीक है, बाकी आगे बढ़ते हैं। एंड पहला जो क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं वो है जीरोफाइटिक वेजिटेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ। ये अभी रिसेंटली जो JKPSC का पेपर हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। KS का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी ये पूछा गया था। सो योर ऑप्शंस आर, क्या वो छोटा नागपुर प्लेट्यू में मिलते हैं, खासी हिल्स में मिलते हैं, ईस्टर्न घाट्स में मिलते हैं या कच्छ में मिलते हैं। सो गाइस उस पेपर में अगर आप देखोगे तो ऑप्शन थोड़े अलग थे, लेकिन यहाँ पर देखिए ऑप्शन थोड़े अलग हैं। ठीक है, वहां पर पूछा था कहाँ पर वो मिलता है तो वहां पर ऑप्शन दिया गया था कि जो डेजर्ट एरिया होता है वहां पर ये मिलते हैं, तो उसका आंसर डेजर्ट एरिया था। तो बताइए यहाँ पर आपको डेजर्ट कहाँ पर दिखाई दे रहा है? क्या छोटा नागपुर प्लेट्यू में डेजर्ट है, खासी हिल्स में है, ईस्टर्न घाट्स में है या रन ऑफ कच्छ में है? तो बिल्कुल आपको पता होगा रन ऑफ कच्छ जो है वो इंडिया का डेजर्ट कहा जाता है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, देखिए ऐसे ही लेवल के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो इन क्वेश्चंस को याद रखिएगा। ठीक है, सो जीरोफाइटिक वेजिटेशन आपको कहां मिलेगी? बिल्कुल आपको डेजर्ट में मिलेगी। तो अगर ऐसे ऑप्शन ना दिए हो, अगर लिखा हो डेजर्ट, तो आप डेजर्ट में ही जाकर इसको क्लिक कर सकते हो। ठीक है, डेजर्ट्स में भी ये पाया जाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which one of the following pairs of cities have the largest annual average rain difference as compared to other three pairs? इसको ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को क्या पूछ रहा है। Which one of the following pairs, यहाँ जो दो पेयर्स दिए गए हैं सिटीज के, उनमें से आपने बताना है कि लार्जेस्ट एनुअल एवरेज रेनफॉल डिफरेंस किसके बीच में है? क्या जबलपुर और नागपुर के बीच में है, मुंबई और पुणे के बीच में है, कोलकाता एंड भुवनेश्वर के बीच में है, गुवाहाटी एंड शिलोंग के बीच में है? सो मैं इसका आपको आंसर बता दूं, इसका आंसर क्या है? बिल्कुल आपका मुंबई और पुणे। इसका क्या है? मुंबई और पुणे दो ऐसे पेयर्स हैं यहां इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जहां पर क्या होता है एनुअल एवरेज, लार्जेस्ट एनुअल एवरेज रेन डिफरेंस जो है वो देखा जाता है बाकियों के कंपैरिजन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आइए। विद रेफरेंस टू इंडियन फॉरेस्ट, जैसे आपने इंडियन फॉरेस्ट के बारे में पढ़ चुके हो आप लोग, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेकेडेशियस फॉरेस्ट, सैंडलवुड होता है वहां पर, या सैंतलुम एल्बम भी कहते हैं उसको। ट्रॉपिकल ड्राई डेकेडेशियस फॉरेस्ट को हम देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सोरोई रोबस्टा भी कहा जाता है। ट्रॉपिकल थॉर्न जो थॉर्नी फॉरेस्ट होते हैं, शीशम होता है वहां पर, या वहां पर दल बी गिया सीसो होता है, या आपके 3 ऑप्शन है, इनमें से आपने बताना है। टिक कीजिए द पेयर्स गिवन बिलो इज और करेक्टली मैच। कौन सा जो है वो करेक्टली मैच गया होता है? ये क्वेश्चन जो है JKPSC में पूछा गया था किसी एग्जाम में, मैं अभी साल भूल गया हूं, लेकिन ये पूछा गया था वहां पर। सो इसका ऑप्शन देखिए क्या है। ऑप्शन 1 ओनली है, 1 एंड 2 ओनली है, 2 एंड 3 है, एंड 1, 2 एंड 3 है। बताइए इसका आंसर क्या है? सो मैं इसका आंसर आपको बता दूंगा। तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या बन रहा है? बिल्कुल ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर बन रहा है। दैट क्या है? 1 एंड ओनली 2 जो है वो सही है, तीसरा जो है वो गलत है। तो ये गलत है, ठीक है, बाकी ये सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फॉरेस्ट ओवर द मैक्सिमम एरिया इन इंडिया? अगर हम इंडिया में देखें तो हमारे यहाँ पर जो फॉरेस्ट हैं वो मैक्सिमम कौन से हैं?
क्या हमारे पास ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट सबसे ज्यादा है, ट्रॉपिकल मोस्ट डेकेडेशियस फॉरेस्ट ज्यादा है, मैनग्रूव फॉरेस्ट ज्यादा है, या ट्रॉपिकल डेकेडेशियस फॉरेस्ट हमारे पास सबसे ज्यादा है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या बन रहा है? ट्रॉपिकल, बिल्कुल, मोस्ट डेकेडेशियस फॉरेस्ट हमारे पास सबसे ज्यादा है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या है? ट्रॉपिकल डेकेडेशियस फॉरेस्ट हमारे पास सबसे ज्यादा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 यहां पर कट आउट है गाइस, तो ठीक है, इसको देखते हैं। गाइस यहाँ पे 5वां क्वेश्चन कट आउट है, तो इसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है। तो हम लोग आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है विच वन अमंग द फॉलोइंग टाइप ऑफ फॉरेस्ट एग्जिबिट्स द हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, जहां पर क्या है? हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी है, एग्जिबिट्स करती है। ड्राई डेकेडेशियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, मॉइस्ट डेकेडेशियस फॉरेस्ट या मैनग्रूव फॉरेस्ट। तो गाइस इसका आंसर क्या बन रहा है? बिल्कुल इसका आंसर बन रहा है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है वो क्या है? एग्जिबिट्स द हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी। ये आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल फैक्ट्स है आपके, जो फॉरेस्ट है उनमें से ही ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। टेकिंग इनटू अकाउंट द अमाउंट ऑफ रेनफॉल अकरिंग फ्रॉम जून टू सितंबर। ठीक है, जो जून से सितंबर के बीच में रेनफॉल होता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ सिटीज इन टर्म फॉल। तो आपको बताना है कि करेक्ट सीक्वेंस क्या बनता है रेनफॉल का इंडिया में। कोलकाता से अहमदाबाद, देन जो आपका इलाहाबाद, या क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये मिसप्रिंट है, यहां पर इसको हम कट कर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बी देखिए, ऑप्शन बी कह रहा है कोलकाता, इलाहाबाद, अहमदाबाद है। सी इलाहाबाद, कोलकाता एंड अहमदाबाद बनता है, या गाइस डी बनता है आपका अहमदाबाद, कोलकाता एंड इलाहाबाद। ठीक है, सो इसका राइट आंसर क्या बन रहा है? बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बन रहा है आपका कोलकाता से अहमदाबाद और इलाहाबाद देन अहमदाबाद। ठीक है, कोलकाता से अहमदाबाद एंड देन कहां से? आपका कोलकाता से, ये देखिए यहां पर लिखा हुआ है कोलकाता से अहमदाबाद देन इलाहाबाद देन अहमदाबाद। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, इस तरीके से जो है क्या है, ये भी क्वेश्चन जेके पीएससी ने पूछा हुआ है। किसी स्टेट की कोई स्टेट थी, आई थिंक किसी तो स्टेट का पूछा हुआ था, आई थिंक मध्य प्रदेश था या किसी बिहार स्टेट का था, लेकिन उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। विच टाइप ऑफ क्लाइमेट prevails in the long corridor leeward side में of the western घाट and the नीलगिरी हिल्स। ठीक है, किस तरीके का क्लाइमेट आपको मिलेगा? क्या वहां पर ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट आपको देखने को मिलता है? ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई विद विंटर रेन मिलता है? ट्रॉपिकल सेमी एरिड स्टेपी मिलता है? या सब ट्रॉपिकल मॉनसून रेन फॉरेस्ट आपको देखने को मिलते हैं? तो आपने क्लाइमेट इंडिया का जरूर पढ़ा होगा, अच्छे से पढ़ा होगा। सो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या बन रहा है? बिल्कुल ट्रॉपिकल, जो आपका सेमी एरिड स्टेपी जो है वहां पर बनती है। सो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या बनेगा? सी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या बनेगा? सी बनेगा। द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया रिसीव्ड वेरी हाई रेनफॉल। कह रहा है कि जो वेस्टर्न कोस्ट है इंडिया का वो रिसीव करता है बहुत ही हाई रेनफॉल इन समर, मेनली ड्यू टू, क्यों, किस वजह से? योर ऑप्शन इज ट्रॉपिकल लोकेशन इंडिया की उस वजह से, या जो हमारे वेस्टर्न कोस्ट है उसकी ट्रॉपिकल वो जो है आपकी कोस्ट है इसलिए, वेस्टर्न कोस्ट जो है वो ट्रॉपिकल लोकेशन में है इसलिए, नियरनेस टू सी है इसलिए, वेस्टर्न घाट्स की वजह से, या हिमालयाज की वजह से। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या है? बिल्कुल वहां पर वेस्टर्न घाट्स है और वेस्टर्न घाट्स की वजह से वहां पर क्या है, कोस्ट ऑफ इंडिया जो है वो सबसे ज्यादा रेनफॉल रिसीव करता है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। इन इंडिया, देखिए मैं इन 4 ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कह रहा हूं, ठीक है। इन इंडिया द स्टेट विद द लार्जेस्ट एरिया अंडर वेरी डेंस फॉरेस्ट इज। इंडिया में कौन सी ऐसी स्टेट है जहां पर लार्जेस्ट एरिया है अंडर डेंस फॉरेस्ट इज? कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है गाइस, या उड़ीसा है? तो आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 10 है इसका आंसर क्या बन रहा है? सो इट्स अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, क्या है? अरुणाचल प्रदेश। चलिए गाइस अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या पूछ रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है? इंडिया इज द हाईएस्ट ऑयल
seeds and vegetables oil producing country in the world. India is the second largest exporter of jute goods in the world. India is the largest producer of silk in the world. India is the second largest producer of three-wheeler motor vehicles in the world. सो इंडिया के बारे में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। ये इंडिया बेसिकली इंडिया के मिनरल्स के बारे में क्वेश्चन है। सो इसमें क्या है, इसमें है गाइज आपका सारे इंडिया हाईएस्ट ऑयल सीड तो प्रोड्यूस करता ही है। इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी है, बिल्कुल है। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क इन द वर्ल्ड, नहीं। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द व्हीलर मोटर व्हीकल, तो ये करेक्ट कौन सा नहीं है, आपका सी पार्ट, ठीक है। इंडिया जो है वो आपका क्या है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर नहीं है सिल्क का। यहां पर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है, यहां पर आप मुझे कमेंट करके बताइए कि फिर अगर इंडिया नहीं है तो इंडिया का रैंक क्या है, ठीक है। इंडिया का रैंक क्या है आपके किसमें, सिल्क प्रोडक्शन में। तो इंडिया का रैंक बताना है आपने, इंडियाज रैंक इन सिल्क प्रोडक्शन, ठीक है। इंडिया का रैंक क्या है सिल्क प्रोडक्शन में, कहां पर, वर्ल्ड में, ठीक है। एंड साथ ही साथ आप मुझे बताओगे कि नंबर 1 पर कौन है, ठीक है। ये आपका टास्क, ठीक है। आप साथ साथ ये चीजें भी जो है वो कमेंट्स करके बता सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है। बाकी लोग भी जो है इसको स्टडी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। फॉलोइंग स्टेटमेंट्स को पहले पढ़ते हैं। इंडिया इज द ओरिजिनल होम ऑफ द कॉटन प्लांट, ठीक है। इंडिया जो है वो ओरिजिनल होम माना जाता है जहां पर कॉटन प्लांट उगाया जाता था। इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू डेवलप हाइब्रिड कॉटन वैरायटी लीडिंग टू इंक्रीज प्रोडक्शन। क्या इनमें से, इन दोनों में से क्या चीज सही है? क्या सिर्फ ओनली 1 सही है, ओनली 2 सही है, बोथ 1 and 2 सही है, या आपका जो है नाइदर 1 nor 2? तो गाइज आपने इंडिया के बारे में अपने एनिशिएंट हिस्ट्री में भी अगर इसके बारे में पढ़ा होगा तो बिल्कुल आपको पता है कि इंडिया एक ऐसी कंट्री थी जो पहला कॉटन यूज करती थी, फर्स्ट कंट्री है ना। हड़प्पा सिविलाइजेशन के टाइम में हम इसको एनिशिएंट हिस्ट्री में इसका ट्रेसेस हमें मिले। सो बोथ ए एंड 1 and 2 आर करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द नेचुरल रबर? इन 4 स्टेट्स में से आपने बताना है कि सबसे ज्यादा रबर प्रोड्यूस करने वाली स्टेट कौन सी है। योर ऑप्शन इज तमिलनाडु, असम, केरला और आंध्र प्रदेश। तो आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल ये तो फैक्ट्स हैं, ये तो आपको पता होने चाहिए। तो केरला जो है वो सबसे ज्यादा क्या है, लीडिंग प्रोड्यूसर है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है नेचुरल रबर का। क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या पूछ रहा है। गोल्डन फाइबर रेफर्स टू, गोल्डन फाइबर हम किसको कहते हैं? क्या हम हेम्प को कहते हैं, कॉटन को कहते हैं, जूट को कहते हैं, या नायलन को कहते हैं? तो आपको पता है, बिल्कुल सही जवाब है, सी इज द राइट आंसर, दैट इज जूट को कहा जाता है गोल्डन फाइबर। ये आपको पता है और ये बहुत बार क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन जो है पेपर में देखा गया है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए। सुक्रोज कंटेंट इन शुगर केन डिक्रीज। जो सुक्रोस होता है, सुक्रोस कहां पर, शुगर केन में, वो डिक्रीज होता है किस वजह से? इट फ्रॉस्ट अकर्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ राइपनिंग। जब ये पकना स्टार्ट हो जाता है तो ये फ्रॉस्ट हो जाता है। इन इफ हाई रेनफॉल अकर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ग्रोथ ऑफ द प्लांट, ठीक है। इफ देर इज हाई टेम्परेचर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ राइपनिंग, हाई टेम्परेचर जब होता है। इफ देर इज फ्लक्चुएशन इन टेम्परेचर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ग्रोथ ऑफ द प्लांट। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या है? इसका आंसर बनता है आपका बी। गाइस ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये मैंने बेसिकली जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं उनको टैली किया हुआ है, एंड उनको टैली, उनमें से जो क्वेश्चन बार बार देखे गए हैं उनको मैं लेके आया हूं, ठीक है। डिफरेंट स्टेट्स के पेपर को टैली किया गया है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर के अगर रेनफॉल जो है अकर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ग्रोथ ऑफ द प्लांट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आ रहा है क्वेश्चन नंबर आपके लिए 16, एंड क्वेश्चन नंबर 16 आपसे क्या पूछ रहा है, देखिए। द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज, आपको पता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में किया जाता है। सो उसमें बताइए इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? कल्टीवेशन बाय ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है, कल्टीवेशन ऑफ लिग्यूमिनस क्रॉप्स किए जाते हैं, ठीक है ना। चेंज ऑफ कल्टीवेशन साइट होती है इसमें, या रोटेशन ऑफ क्रॉप्स होता है। तो आपको पता है कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन कह दो, जुम कल्टीवेशन कह दो, है ना। इसके अलग अलग नाम है अलग अलग स्टेट्स में, ठीक है। तो वो भी देख लेना कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन को अलग अलग स्टेट्स में किस किस नाम से जाना जाता है, ये भी कभी कभी पूछ ही लेते हैं। सो आपको पता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है, चेंज ऑफ कल्टीवेशन साइट होती है। अगर वो इधर इस साल फसल उगाएंगे तो जाहिर नहीं है कि वो अगले साल बार भी यहीं पे फसल उगाए, हो सकता है वो अगली बार उस जगह को छोड़कर कहीं दूसरी जगह पर जाए। तो ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में ये कल्टीवेशन जो है वो किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आइए। फर्टिलिटी ऑफ सोइल कैन बी इंप्रूव्ड बाई, ये तो इंपॉर्टेंट है, ये आपने जरूर, जिन बच्चों ने पुराने पेपर दिए होंगे स्टेट लेवल के, उनमें देखना ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फर्टिलिटी जो होती है सोइल की उसको हम इंप्रूव कर सकते हैं कैसे?
क्या हम एडिंग कर सकते हैं लिविंग अर्थवर्म्स को, एडिंग डेड अर्थवर्म्स को, रिमूविंग डेड अर्थवर्म्स को, रिमूविंग लिविंग अर्थवर्म्स एंड एडिंग डेड अर्थवर्म्स, क्या कर सकते हैं हम इसमें? तो बिल्कुल आपको पता है कि इसमें हम क्या करेंगे, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हम लोग क्या करेंगे, जिंदा अर्थवर्म्स को जो है मिट्टी में जो है डाल देंगे और वो फर्टिलिटी को जो है वो बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, एक्सटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर क्या होता है? ठीक है, एक्सटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर क्या होता है? फॉर्मिंग ऑन द स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट, वो जो हम वेस्टर्न घाट्स पर जो फॉर्मिंग करते हैं उसको कहते हैं। बी, फॉर्मिंग इन द थिकली पॉपुलेटेड एरिया, या जो थिकली पॉपुलेटेड एरिया होता है वहां पर जो हम फॉर्मिंग करते हैं उसको हम एक्सटेंसिव सबसिस्टेंस कहते हैं। फॉर्मिंग इन द थिनली पॉपुलेटेड एरिया में जो किया जाता है, फॉर्मिंग इन द फॉरेस्ट एंड इक्वेटोरियल रीजन में जो होता है उसको हम लोग एक्सटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर कहते हैं। सो गाइस बता दीजिए, तो आपको पता है दैट एक्सटेंसिव सबसिस्टेंस फॉर्मिंग क्या होता है? जो फॉर्मिंग हम कहां पर करते हैं, थिनली पॉपुलेटेड एरिया में करते हैं। थिनली पॉपुलेटेड एरिया में जो एग्रीकल्चर या फॉर्मिंग की जाती है उसको हम क्या कहते हैं? एक्सटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे आइए, व्हाट इज मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होता है? मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होता है गाइस? मल्टीपल क्रॉपिंग यहां पे कह रहा है व्हेन सीड्स आर सोन ऑन अ पीस ऑफ लैंड, ठीक है, एंड देन सीडिंग्स और ट्रांसप्लांटेड इन डिफरेंट फील्ड्स। जैसे धान वगैरह ये कह रहा है, आप धान लगाते हो ना, पहले उसको एक जगह पे लगाते हो फिर वहां से उखाड़ कर दूसरी जगह लगाते हो। या वो कहता है डिवाइडिंग अ फील्ड इन 2 और मोर पार्ट्स, कि हम किसी खेत को 1 या 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एंड देन सोइंग डिफरेंट क्रॉप्स इन ईच पार्ट, और फिर हर पार्ट में अलग अलग फसल को उगाते हैं। सी, राइजिंग इन सक्सेशन ओनली वन टाइप ऑफ क्रॉप इन द सेम पीस ऑफ लैंड, raising 2 or more crops in a succession in a year on the same land. So क्वेश्चन नंबर 19 का क्या आंसर बन रहा है बताइए? मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होगा? बिल्कुल मल्टीपल होगा, 2 से ज्यादा। तो ऑप्शन बी है, डिवाइडिंग द फील्ड इनटू 2 और मोर पार्ट, फिर उसमें हम अलग अलग क्रॉप्स को जो है हर पार्ट में अलग अलग, तो उसको हम कहते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। मान लीजिए आपके पास एक ही खेत है और आप एक ही खेत में 4 फसल उगा रहे हो, कैसे? 4 हिस्से करके। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, व्हाट टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन द डेंसली पॉपुलेटेड रीजन ऑफ द वर्ल्ड? आपको पता है थिनली पॉपुलेटेड में एक्सटेंसिव फार्मिंग होती है, तो बताइए जो आपके डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है वहां पर क्या होगा? क्या वहां पर कमर्शियल फार्मिंग होती है, एक्सटेंसिव फार्मिंग होती है? ये तो होगी नहीं। इंटेंसिव फार्मिंग होगी या प्लांटेशन फार्मिंग होगी? तो क्वेश्चन नंबर 20 का क्या है आपका? इंटेंसिव फार्मिंग जो है वहां पर होती है। देखिए एक्सटेंसिव और इंटेंसिव ये याद रखिएगा, एक्सटेंसिव थिनली और जो डेंसली होगा तो वहां पर इंटेंसिव, इंटेंसिव एक्सटेंसिव, ये 2 चीजें आज आपने नहीं सीखी, या जो बच्चों ने नहीं सुना था इनके बारे में उनके लिए ये थोड़ी सी हेल्प हो गई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। एंड क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या पूछ रहा है, वेयर इज पर्ल फिशिंग वेल डेवलप्ड इन इंडिया? इंडिया में पर्ल फिशिंग जो है वो कहां पर की जाती है? ऑफ द बंगाल कोस्ट, ऑफ द केरला कोस्ट, ऑफ द कोस्ट ऑफ रामेश्वरम और नोवेयर। ठीक है, कहीं पर भी नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ इंडिया में पर्ल फिशिंग जो है वो कहां पर की जाती है, तो बिल्कुल ऑफ द कोस्ट ऑफ द रामेश्वरम में जो है। ये तो फैक्ट्स है इंडिया के, अगर आप ऐसे भी मेजर फैक्ट्स ऑफ इंडिया पढ़ो तो उसमें ये चीज आपको जरूर देखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 22 का आते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम ऑफ एक्सपोर्ट अमंग द मैरिन प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिया इज? इंडिया से सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कौन सी चीज होती है? मैं बात कर रहा हूं मैरिन, समुद्र से जो चीजें हम निकालते हैं उनमें से सबसे ज्यादा हम क्या चीज जो है एक्सपोर्ट करते हैं? देखिए यहां पर बात हो रही है एक्सपोर्ट की, इंपोर्ट की नहीं, एक्सपोर्ट की। तो क्रैब्स, लॉबस्टर्स, श्रिम्प या नन ऑफ दीज गाइस? तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या है? बिल्कुल आपके श्रिम्प्स जो हैं वो सबसे ज्यादा क्या होते हैं? एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया जो है वो लीडिंग एक्सपोर्टर है श्रिम्प का। क्वेश्चन नंबर 23 पे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स एंड लीडिंग प्रोड्यूसर इज नॉट करेक्टली मैच? ठीक है, यहां पर कुछ मैच दिए गए हैं 4, इन 4 में से आपने बताना है कि इनमें से सही मैच कौन सा नहीं है। रेड चिलीज आंध्र प्रदेश में मिलती है, सैफरॉन जम्मू एंड कश्मीर में मिलता है, जिंजर सिक्किम में मिलता है, नेचुरल रबर केरला में मिलता है। तो अभी इसके बारे में भी हमने पढ़ा, इसके बारे में भी हमको पता है। अब रेड चिलीज का आपको पता होना चाहिए कि कहां से निकलती है रेड चिलीज। सो रेड चिलीज आपको पता है आंध्र प्रदेश से ही निकलती हैं। जिंजर जो है सिक्किम से नहीं आता है। सो मैं कहूंगा आपका जो सी है वो रॉन्ग आंसर है। ठीक है, सी जो है वो रॉन्ग आंसर है। तो क्वेश्चन ये है इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे आइए, विच इज द होम ऑफ अल्फोंसो मैंगो? अल्फोंसो मैंगो जो है वो सबसे ज्यादा कहां पर जो है मिलते हैं आपको? रत्नागिरी में, बनारस में, मालडा में या विजयवाड़ा में? क्वेश्चन नंबर 24,
ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए अल्फांसो मैंगो जो है वो सबसे ज्यादा कहाँ मिल रहे हैं, रत्नागिरी में मिलते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग सोइल इज मोर सुटेड फॉर द टी प्लांटेशन। जब हम चाय की खेती करते हैं, यहाँ आपने चाय के बागान देखे होंगे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, तो वहां पर किस टाइप की मिट्टी जो है वो पाई जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। या आपको अगर कभी प्लांटेशन करनी हो इन फ्यूचर, कभी आपका भी मन करे कि हम चाय की खेती करें, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी मिट्टी आपके पास होनी चाहिए। क्या आपकी सॉइल जो है वो एसिडिक होनी चाहिए, एल्काइन होनी चाहिए, ऑलिव ऑयल होनी चाहिए, रिग्रोड सॉइल होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है एसिडिक सॉइल जो है आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, एसिड उसमें ज्यादा होना चाहिए। क्लियर हुआ। तो ये थे इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन, आगे भी हैं। सो ठीक है ना, जो चीज आप नहीं सीख रहे हो, जो चीज आपको पढ़ी नहीं है, जो आपको मतलब पहली बार सुन रहे हो, उसको लिख लो एक बार कॉपी पे एंड उसको याद रखने की कोशिश करो गाइस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। क्या कह रहा है 26 क्वेश्चन आपके लिए। एंड क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या पूछ रहा है। Which one among the following pairs of state is the leading producer of tobacco in India? इंडिया में ये क्वेश्चन यूपीएससी में भी पूछा गया है। ठीक है, यूपीएससी में भी ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। मुझे साल याद नहीं है, आई थिंक 28 या 7 होगा जिसमें ये पूछा गया है। तो बताइए इसमें लीडिंग प्रोड्यूसर कौन से हैं टबैको के। क्या आंध्र प्रदेश और गुजरात है, महाराष्ट्र एंड छत्तीसगढ़ है, कर्नाटका एंड मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान है। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या है, आंध्र प्रदेश और गुजरात। याद रखना मेरी बात। ठीक है, सो आंध्र प्रदेश और गुजरात जो है वो लीडिंग प्रोड्यूसर है किसके, आपके टबैको के। ये याद रखना है इंडिया में। ठीक है, ये इंडियन स्टेट्स के बारे में क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज यहां पे लिखा है ही द है। ठीक है, द हिमालयन रीजन इज पोर इन मिनरल सोर्स बिकॉज, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी पीएससी में पूछा गया है, जेके पीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है कि हिमालयन रीजन जो है इंडिया का, वो जो है मिनरल्स में उसमें पोर है, कम मिनरल्स वहां पर पाए जाते हैं। इसका रीजन क्या है, इट इज मेड अप ऑफ क्रिस्टलाइन रॉक से बना हुआ है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉक स्ट्रैटा हैज डिस्टर्ब्ड द अरेंजमेंट ऑफ रॉक एंड मेड इट कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। क्लाइमेटिक कंडीशन और नॉट सुटेबल फॉर एक्सप्लोरेशन ऑफ द मिनरल्स, नहीं हो पाती वहां पे। टैरिन मेक्स एक्सप्लोटेशन ऑफ मिनरल्स डिफिकल्ट, जो वहां के टैरिन है वो डिफिकल्ट बना देते हैं एक्सप्लोरेशन को। एंड वेरी कॉस्टली ड्यू टू ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, यहाँ वहां पर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी इतना सही नहीं है इसकी वजह से। तो इसको आप दिमाग भी लगा लो ना, तो आप इसका आंसर जो है वो निकाल ही सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या है, बिल्कुल आपका बी है ना। देखो सिंपल क्या बोल रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉक स्ट्रैटा हैज डिस्टर्ब्ड द अरेंजमेंट ऑफ द रॉक्स एंड मेड इट कॉम्प्लेक्स, उसको कॉम्प्लेक्स बना देता है। क्वेश्चन नंबर 28 पे बनाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। गाइस मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूं बिकॉज हमें इतने सारे क्वेश्चंस करने होते हैं, टाइम भी हमारे पास कम होता है। सो ज़्यादा एक्सप्लेनेशन पे नहीं जाएंगे बिकॉज वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। फिर जो है बच्चे उस पर जो कमेंट करते हैं कि आप इतनी लंबी वीडियो मत बनाओ। ठीक है, तो आप सिंपल याद रखिए। हाँ, अगर आपको पढ़ना है तो आप जो है अभी आपके पास जैसे रिवीजन का टाइम चल रहा, तो ये रिवीजन के लिए ही है आपके लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, इनमें से 4 ऑप्शंस में से कौन सा जो है आपको फॉल्स लग रहा है। माइक जो है इज यूजुअली फाउंड इन द मेटामॉर्फिक एंड इग्नेशियस रॉक्स में मिलता है। एल्यूमिनियम हैज द एडवांटेज ओवर आयरन एज इट इज रेसिस्टेंट टू कोरिजन। ठीक है, क्वेश्चन सी है दैट इज लाइम जो है इज मोस्टली यूज्ड इन गैल्वेनाइजिंग आयरन एंड स्टील। लाइम है ये, ठीक है गाइस, लाइम नहीं है, इस लाइम। ठीक है, सो लाइम इज मोस्टली यूज्ड इन गैल्वेनाइजिंग आयरन एंड स्टील गुड्स को करने के लिए। मैंगनीज जो है इज लार्जली यूज्ड इन मेकिंग फर्टिलाइजर्स। तो इसमें से आपको फॉल्स क्या चीज लग रही है, क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बताइए। सो इसमें क्या है, जो मैग्नीज है वो कहाँ यूज होता है आपको, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि मैग्नीज का यूज कहीं पे भी नहीं, फर्टिलाइजर्स में नहीं होता है। ठीक है ना, फर्टिलाइजर्स में आपको पता है क्या चीजें यूज होती हैं। क्वेश्चन नंबर 29 पे आइए। विच शिपयार्ड इज नोन एज द मैन्युफैक्चरर्स ऑफ बार्गेट्स। ठीक है, कोरेस्टर्स एंड ड्रीजर्स को कौन बनाने, मतलब किस कहां पर मैन्युफैक्चरिंग होती है इनकी। हिंदुस्तान शिपयार्ड इनको बनाता है, मैसगोन शिपयार्ड बनाता है, गॉर्डन रीच शिपयार्ड बनाता है, या कोचिन शिपयार्ड इनको बनाता है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या बन रहा है आपका, गॉर्डन रीच। कहीं है ना गॉर्डन रीच, बिल्कुल ये रहा आपका गॉर्डन रीच शिपयार्ड जो है वो क्या बनाता है, आपके मैन्युफैक्चरिंग करता है बार्गेट्स की, कोस्टर्स की एंड डिग्रेड्स की। क्वेश्चन नंबर 30 पे आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट एटॉमिक पावर स्टेशन। सबसे पुराना एटॉमिक पावर स्टेशन कौन सा है, जो आपका कलपक्कम, तारापुर, नरोरा और कोटा। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या है, बिल्कुल आपका तारापुर जो है वो सबसे पुराना
जो क्या है एटॉमिक पावर स्टेशन है इंडिया का। क्लियर हुआ गाइस, ये थे 30 क्वेश्चन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, तो 30 में से अगर आपने सारे, अगर आप कर पढ़ आपके आंसर सही आ रहे हैं, आपको पता है, तो इट मीन्स आपका जो स्टडी लेवल है वो बिल्कुल परफेक्ट है, आपकी एनर्जी बिल्कुल चैनलाइज है। अब आपको थोड़ा सा और मेहनत करने की ज़रूरत है। हाँ, जिन बच्चों ने इनमें से बहुत सारी चीज़ें पहली बार सुनी होगी कि अरे इंटेंसिव क्या होता है, एक्सटेंसिव क्या होता है, तो वेरी गुड गाइज, आप भी कुछ ना कुछ सीख ही रहे हो एंड आपने भी कोई चीज़ जो है वो लर्न की ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे आइए। नौल सरोवर बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन, कहां पर लोकेटेड है आपकी नौल सरोवर बर्ड सेंचुरी? क्या वो गुजरात में है, हिमाचल प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है या महाराष्ट्र में है? तो बिल्कुल आपको पता है नौल सरोवर बर्ड सेंचुरी कहां पर है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, दैट इज गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 32 पे आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट वन ऑफ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द पॉलिसी ऑफ एक्सपोर्टिंग रॉ मटेरियल एंड फूड ग्रेन्स फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन? क्यों नहीं भेजते हम लोग इंडिया से ब्रिटेन में अपने वीट्स को? हमें भेजना चाहिए अपने रॉ मटेरियल फूड ग्रेन्स को। इससे क्या होगा? इट रेज द प्राइसेस ऑफ रॉ मटेरियल। अगर हम वहां भेज देंगे तो हमारे यहाँ पर रॉ मटेरियल महंगा हो जाएगा। इट ब्रॉट एनॉर्मस प्रॉफिट टू अनस्क्रैपुलस बिजनेसमैन के लिए जो है फायदा हो जाएगा। इट लेड टू शॉर्टेज ऑफ एग्रीकल्चर एंड फैमिली लाइक सिचुएशन इंडिया में क्रिएट हो जाएगी। इट डिन्यूड द कंट्री ऑफ हर एग्रीकल्चर सरप्लस। तो इसमें क्या आंसर बनेगा आपका? तो बिल्कुल ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर बनेगा। क्या है? इट लेड टू शॉर्टेज ऑफ एग्रीकल्चर। अगर हम सारा मतलब ज्यादा ज्यादा वहां पर एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारे पास खुद कुछ नहीं रहेगा, तो एग्रीकल्चर भी हमारी शॉर्टेज हो जाएगी और यहाँ पर जो है फैमिली लाइक सिचुएशंस भी, फेमाइन जैसी सिचुएशन भी क्रिएट हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 33 पे आइए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पॉसिबल सोल्यूशन फॉर प्लानिंग इंप्रूवमेंट ऑफ द मेट्रोपॉलिटन सिटी इन इंडिया? इनमें से मोस्ट पॉसिबल सिचुएशन क्या है जो हम प्लानिंग कर सकते हैं, इंप्रूवमेंट कर सकते हैं इन मेट्रोपॉलिटन सिटी इन इंडिया? पहला है कंस्ट्रक्टिंग हाई राइज बिल्डिंग एंड स्काई स्क्रैपर्स, हम बना सकते हैं। डिस्पर्सिंग द फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज टू द नेबरिंग बट इंडिपेंडेंट लोकेशन पर भेज सकते हैं। बिल्डिंग अप जो है श्रब्स एंड सैटेलाइट टाउन्स अराउंड द मेन सिटी कर सकते हैं। प्रिवेंटिंग जो है इमिग्रेशन ऑफ पीपल इनटू द मेट्रोपॉलिटन सिटी। तो इनमें से आपको क्या चीज जो है वो सही लग रही है? ऑप्शन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33। तो क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है? बाकी तो सब ठीक है, लेकिन आपको पता है बी इज द राइट आंसर, दैट इज डिस्पर्सिंग द फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज टू द नेबरिंग बट इंडिपेंडेंट लोकेशन पर हम जो है भेज सकते हैं। सो इनमें से क्या है मोस्ट पॉसिबल सोल्यूशन है प्लानिंग इंप्रूवमेंट करने का। क्वेश्चन नंबर 34 पे आइए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द टॉप स्लिप? किसको कहते हैं? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। टॉप स्लिप किसको कहेंगे? सिम्फीवल नेशनल पार्क को कहते हैं, पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को कहते हैं, मंजिरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को कहते हैं, इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क को टॉप स्लिप कहा जाता है। बिल्कुल, ये तो मुझे पता है सब बच्चे इसका आंसर देंगे। दैट इज इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क को कहा जाता है टॉप स्लिप। ठीक है, क्यों कहा जाता है? अगर कोई लिखना चाहे तो मोस्ट उसका वेलकम है, वो लिख सकता है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 पे आइए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल हाईवे पासेस थ्रू महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ एंड ओडिशा? इन चार ऑप्शंस में से कौन सा हाईवे जो है वो महाराष्ट्र से होते हुए छत्तीसगढ़ एंड ओडिशा तक जाता है? योर ऑप्शन इज नेशनल हाईवे 44, नेशनल हाईवे 53, नेशनल हाईवे 63, नेशनल हाईवे 70। सो गाइस इसका राइट आंसर क्या है? बिल्कुल आपने नेशनल हाईवेज के बारे में पढ़ा, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, दैट इज नेशनल हाईवे 53 जो है वो कनेक्ट करता है महाराष्ट्र को छत्तीसगढ़ एंड ओडिशा के साथ। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 आ रहा है। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज लोकेटेड इन द बस्टर रीजन? जो बस्टर रीजन है उनमें से इन चार ऑप्शन में से क्या पाया जाता है? ठीक है, बंधवगढ़ नेशनल पार्क है, वहां पर डैंडियल सेंचुरी है, राजाजी नेशनल पार्क है, इंद्रावती नेशनल पार्क है। ठीक है, तो 36 का आंसर क्या है आपका? बिल्कुल आपका 72 रीजन में क्या है आपका? इंद्रावती स्टेट नेशनल पार्क है। यहां पर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ दैट ये कौन सी स्टेट का पार्ट है, कौन सी स्टेट में है ये, या यूटी में, ये आप मुझे बताओ। ठीक है, ये आपका आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो देखो कुछ ना कुछ आप भी लिखते जाइए, कमेंट्स में लिखते जाइए। ठीक है, आपको भी लगेगा कि नहीं। अगर इसके अलावा भी अगर आपको कोई लगता है कि किसी क्वेश्चन में फर्दर आपको लगता है कि मैं थोड़ी सी एनहांस मतलब इसमें इंप्रूवमेंट कर दूं, इसमें क्वेश्चन से ये पॉइंट भी पूछा जाता है, तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ठीक है, फालतू चीज़ें लिखने से अच्छा है किसी मेरे को जज करने से अच्छा है कि कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखो आप कमेंट सेक्शन में, ताकि वो जब दूसरे बच्चे पढ़े तो उनको लगे कि नहीं यहाँ पर मतलब जो भी आप बच्चे भी इंटरेस्टेड हैं वो भी कुछ फर्दर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ऐड ऑन
कर रहे हैं, है ना। तो ये चीजें किया करो, हेल्प किया करो एक दूसरे की ना स्टडीज में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ग्रैंड ट्रंक रोड कनेक्ट करता है किन दो बड़ी सिटीज को? कोलकाता से मुंबई, दिल्ली एंड चेन्नई, कोलकाता एंड अमृतसर, तिरुपति एंड लुधियाना। तो बिल्कुल गाइज आपने इसके बारे में पढ़ा है, दैट इज ऑप्शन सी, कोलकाता से अमृतसर जो रोड है उसको हम कहते हैं ग्रैंड ट्रंक रोड, ठीक है, जीटी रोड भी इसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 पे आइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांस हिमालयन रिवर? इनमें से ट्रांस हिमालयन रिवर कौन सा है? क्या गंगा है, यमुना है, आपका सतलुज है, रावी है? चारों जो हिमालय से निकलती है, लेकिन मैं यहाँ पर स्पेसिफिकली आपको पूछ रहा है ट्रांस हिमालयन रिवर से कौन सी निकलती है, तो वो याद रखिएगा आपका ऑप्शन सी, दैट इज सतलुज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर लाइज इन द रिफ्ट वैली? रिफ्ट वैली में कौन सी रिवर जो है आपकी फ्लो करती है? क्या वो लूनी है, चंबल है, सन है, तापी है? तो बिल्कुल गाइस ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, दैट इज तापी, ठीक है। क्लियर हुआ? तो ये थे आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन आज की वीडियो में, एंड मैं उम्मीद करता हूँ गाइस कि आपने जो है इनमें से मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस के आंसर आपके सही रहे हों। आपका स्कोर कितना है वो फाइनली मुझे कमेंट सेक्शन में लिखते जाइएगा, ठीक है, ताकि मैं देखूं कि बच्चों की प्रिपरेशन किस लेवल पर है, ठीक है ना। तो टाइम रहते हुए फिर अगर जैसे आपके ये चीज़ें खत्म हो जाएंगी तो मेरे को लगेगा कि नहीं बच्चों को अभी और कुछ चीज़ों की नीड है, तो मैं उनके लिए वन लाइनर लेके भी आ सकता हूँ, जिसमें हम सीधा एक लाइन डिफाइन करेंगे और उसका आंसर सीधा लाइन डिफाइन वो भी हम कर सकते हैं, लेकिन वो होगा अगर इनका स्कोर मुझे पता चलेगा। जितने भी बच्चे इस वीडियो को देखेंगे, ठीक है, 100, 200, 300, 500, 1000 जितने भी बच्चे इसको देखेंगे, मैं सबसे उम्मीद यही करता हूं कि सब इसको जो इसमें जो है अपना स्कोर लिखें कि मेरा स्कोर जो है वो कितना रह रहा है। ये वीडियो खाली आपके जो ARCS का जो पेपर है, मतलब जो आपके असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी का पेपर है उसके लिए नहीं, बल्कि आप किसी भी स्टेट लेवल एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे आप इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर पुलिस के लिए तैयारी कर रहे हो, फाइनेंस इंस्पेक्टर के लिए तैयारी कर रहे हो, जूनियर असिस्टेंट के लिए तैयारी कर रहे हो, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। बल्कि आपको ये वीडियो देखनी चाहिए। आप जो चीज़ इसमें अगर कोई चीज़ गलत भी है तो आप उसको करेक्ट कर सकते हो, आप कमेंट में लिख सकते हो कि सर इसका आंसर ये था, शायद मेरे से कोई गलती हो गई है, टाइपिंग में कुछ एरर हो, तो है ना। तो वो चीज़ आपका क्या है, हम लोग इसको जो है वो ठीक करने की कोशिश करेंगे, ठीक है गाइस। तो इन क्वेश्चंस को पढ़ते रहिए, अपनी रिवीजन कंटिन्यूसली रखिए, रुकिएगा मत। आप बिल्कुल आपके एडमिट कार्ड भी शायद आ जाएंगे थोड़ी देर में, एंड फिर आपको जो है आपको पता है पेपर भी अब 12 शायद दिसंबर तक हो जाएंगे आपके, ठीक है, 10 के बाद शायद पेपर है आपका। तो इस टाइम पर मैं यही कहूँगा आपको कि विश यू ऑल द बेस्ट। अपनी हिम्मत मत हारिए, अपने आप को बूस्ट करते रहिए, एंड टाइम जो है बिल्कुल भी कम है आपके पास, अब टाइम बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ा टाइम आपके रहा है। रिवीजन अपनी जो है वो प्रोग्रेस में रखिए, जो चीज़ें नहीं आ रही मैथ्स रीजनिंग करते रहिए, साथ ही साथ खुद को रिवीजन मोड पे डाल दो अभी के लिए, ठीक है। यहाँ से आप देखिए हम कम से कम आपको 200+ MCQs करवाएंगे, बाकी भी आपको इंडियन पॉलिटी के भी मिलेंगे, जम्मू एंड कश्मीर के भी मिलेगा, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के भी मिलेंगे, मैथ्स रीजनिंग के भी मिलेंगे, एंड इंग्लिश जो भी आपका सिलेबस है सबके MCQs आपको मिलते रहेंगे। ये आप तक है कि आप इसका फ़ायदा किससे उठा सकते हो, ठीक है गाइस। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद यही करूँगा कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, एंड जो बच्चे पहली बार इस चैनल पर इस वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, स्टे ट्यून्ड विद JK Exam Cracker फॉर फर्दर अपडेट्स, ठीक है, एंड गुड बाय गाइस, टेक केयर।